बॉन्ड ऑर्डर में ना सिर्फ हम ओनली बॉन्ड ऑर्डर को निकालना सीखेंगे बल्कि इससे रिलेटेड टर्म्स जो होंगी उसके बारे में भी बात करेंगे, लाइक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, इन सब के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो पहले हम समझेंगे इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या था और उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की। जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि विच वन हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो अगर मुझे सुपर शॉर्ट ट्रिक आती है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं CO हैज दी हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, या फिर विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस केस में मुझे कुछ नहीं देखना, डायरेक्टली बस शॉर्ट ट्रिक आता है तो मैं डायरेक्टली आंसर टिक कर सकता हूं N2 पे। तो देखा आपने कितना इजी होगा अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक आती है और मैं क्वेश्चन को देखूं, अप्रोच करना चाहूं। क्लियर है? तो ये आंसर्स आए कैसे, इस चीज के बारे में आप भी अभी डिटेल में जानोगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके कोर कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं, क्योंकि कोई भी शॉर्ट ट्रिक समझने से पहले हमें उसका कोर कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है शॉर्ट ट्रिक ऑलवेज 100% ट्रू हो। जनरली शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है, बट कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आ भी सकते हैं जहां पे वो शॉर्ट ट्रिक 100% अप्लाई ना हो, बट जो कोर कॉन्सेप्ट होगा वो 100% जेन्युइन अप्लाई होगा। तो पहले हम कोर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का हमारे पास कन्वेंशनल मेथड क्या होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार फिर मैं अपीयर करूंगा, फिर आप सोल्व करके देखना क्या आप मेरी तरह 1 सेकंड में कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो फिलहाल मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं और फिलहाल मैं कन्वेंशनल मेथड पर बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर के। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास एक क्लासिकल थ्योरी मानी जाती है कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए अगर मैं कहता हूं कोई भी एटम, सपोज A और B, इन दोनों एटम के बीच में अगर मैं इनको एक सिंगल बॉन्ड लाइन से डिनोट करता हूं, इट मींस मैं कह सकता हूं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1। वहीं A और B के बीच में मैं यहां पे डबल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2। और वहीं A और B के लिए मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3। इट मींस अगर हमें स्ट्रक्चर यहां पे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर गिवन है या फिर किन्हीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रखी है तो मैं बॉन्ड ऑर्डर इजीली बता सकता हूं। ठीक है, ये एक जनरल सा मेथड होता था। दूसरा मैं कहता हूं एमओ थ्योरी के बेस पे, जो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना है अभी यहां पे देखो, इसमें क्या होता था मॉलिक्यूलर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते थे, एमओ डायग्राम बनाते थे, एमओ डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते थे। कहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किस में आएगा कि बॉन्डिंग में जा रहा है या एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। फिर हम क्या करते थे, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते थे, टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते थे, और बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को सेपरेट करके 2 से डिवाइड। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर इज द हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते थे। ये हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट होता था बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी में बात कर लेता हूं B2 के लिए, B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आप अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 11th में पढ़ के आ चुके हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जरूर पता होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती थी, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये कहते थे कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो उतने ही नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बट दोनों और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। क्या मैंने कहा कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बट वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। कुछ ये कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन जैसा नहीं लग रहा है, जहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते थे, ओवरलैप होते थे, और उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देते थे।
बट उनमें क्या था, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबकी सेम होती थी, और इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे डिफरेंट एनर्जी के बनेंगे। बात समझ में आई? तो इसमें मैं कहता हूं मान लो 1s और 1s कंबाइन हो रहा है, 1s कंबाइन होके मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए इन्होंने, और दोनों नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए मैं कहता हूं एक जो लोअर एनर्जी का होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, और उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और जो एंटी बॉन्डिंग होगा दैट इज हायर एनर्जी का, उसको मैं बोलूंगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से लेके और एंड तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं एक क्विक रिवीजन ले रहा हूं जिसमें मैं कोर कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर का कोर कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था। तो देखो, इसको मैं कह रहा हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली यहां पे जो लोअर एनर्जी का होगा बॉन्डिंग, ये वाला एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों बॉन्डिंग, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग। यहां पे मैं बॉन्डिंग के लिए कुछ भी जो जनरली सिंपल जो है कोई भी साइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, जबकि एंटी बॉन्डिंग के केस में मैं स्टार से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जनरली स्टार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखो यहां पे अगर 1s कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और उसका नाम मैं कहूंगा सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग जो होगा हायर एनर्जी का दैट इज सिग्मा स्टार 1s। अब 2s कंबाइन होंगे तो क्या पाई बॉन्ड बनेगा सिग्मा, ऑब्वियस सी बात है, कैसा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 2s। तो एंटी बॉन्डिंग क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। अब देखो 3p में 1s 2s सॉरी यहां पे 2p, तो जब इस केस में p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो देखो हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं, और 3 p ऑर्बिटल्स में जब भी ओवरलैपिंग होगी, हमें पता है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग यानी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड। तो जब देखो तीनों p ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप करेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन सकती है, इमेजिन करो तुम्हारे पास यहां पे जस्ट ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये दिख रहा है 3 ऑर्बिटल्स हैं एक्स वाई जेड। अगर दूसरा भी p ऑर्बिटल्स ऐसे ही है तो उस केस में मुझे ओवरलैपिंग करनी है तो कैसे होगा, या तो ये वाला ओवरलैपिंग कर पाएगा, तो ये दोनों जो होंगे ये और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो मतलब ये दोनों तो पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब p ऑर्बिटल यहां पे एक तो सिग्मा बनाएगा और 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा, पाई। तो पाई बॉन्ड को मैं कहता हूं पाई 2px और पाई 2py, और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी उसने सिग्मा 2pz बनाया सिग्मा बॉन्ड। अब देखो यहां पे एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्सेप्ट होता था हमारे पास जब क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 या 14 से लेस हो। ध्यान रखना ये एमओ डायग्राम कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब टोटल उसके एटॉमिक नंबर का सम z की वैल्यू 14 या 14 से लेस हो। मतलब ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब z जो हो वो लेस देन हो या इक्वल टू हो किसके, 14 के। ठीक है, और अगर z ग्रेटर देन 14 से हो जाए तो क्या करेंगे हम, इफ z इज ग्रेटर देन 14 तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में मैं कहूंगा जो p ऑर्बिटल है सिर्फ उसमें इंटरचेंज आएगा, तो मैं उस p ऑर्बिटल को अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हो गया हमारे पास p ऑर्बिटल्स। अब ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे ना, इसमें क्या बना रहे थे पहले पाई बॉन्ड, यहां पे क्या होगा लोअर एनर्जी का पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड,
और पाई बॉन्ड बनेंगे ऊपर। एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होगा। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास वही पहले पाई ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड। ये बस चेंज आ जाएगा कहां पे, यहां पे। कब? Z जो है लेस देन 14 हो, और ये क्या हो, जब Z जो हो ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल टू 14 हो और ये ग्रेटर देन 14 हो। तो यही 2p, ये भी 2p, ये हमारे पास बनेगा पाई 2px, या फिर मैं बाहर लिख देता हूं, तो इसमें मैं किसी भी एटम या इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये हमारे पास हो गया पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये हमारे पास था पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। बात समझ में आई यहां तक? तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं। पहले मैं इस कन्वेंशनल मेथड से बात कर रहा हूं और फिर मैं उसके बाद शॉर्ट ट्रिक की बात करूंगा जो मैंने अभी शुरू लेक्चर की वीडियो में बात की थी। अब देखो यहां पे मान लो B2 का हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। B2 में बोरोन के 2 एटम्स हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है अभी मुझे नहीं पता। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 5, दूसरे बोरोन का भी 5, टोटल सम कितना हो गया 10। तो देखो मैं इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करूं या इस वाली को? सिंपल सी बात है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगी। इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक बार लिख भी लेता हूं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको मैं एक बार लिख लेता हूं बोर्ड पे यहां पे। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ये स्पेस में यहां पे वेकेंट कर लेता हूं। देखो जब Z की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 14 हो तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैं इसको ग्रीन मार्कर से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद था हमारे पास पाई 2px जिसकी एनर्जी इक्वल थी, किसके? पाई 2py के। उसके बाद हमारे पास है सिग्मा 2pz, देन हमारे पास है पाई स्टार 2px, ये भी एनर्जी इक्वल है किसके? पाई स्टार 2py, देन हमारे पास है सिग्मा स्टार 2pz। ये z इक्वल टू या लेस देन 14 के लिए हो गई। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं यहां पे लिख लेता हूं z ग्रेटर देन 14 के लिए। तो उस केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी देखो, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं पाई 2px, पाई 2py, देन उसके बाद हमारे पास है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सबसे लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। तो ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई हमारे पास जब z की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 14 हो, z की वैल्यू ग्रेटर देन 14 हो। तो मैं कन्वेंशनल मेथड जो मैं कह रहा था B2 का मुझे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स में इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भरूंगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स में भर के भी दिखाता हूं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, इसके लिए 1s2 2s2 2p1। इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिलअप करके दिखाता हूं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए, ये है यहाँ पे। चलो मैं फर्स्ट वाले को ग्रीन मार्कर से यहाँ पे फुल कर रहा हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, उसके बाद है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1s में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में फिल करता हूं 1 2 3 4। अगेन इसमें कितने हमारे पास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 1 2। इधर भी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2
टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फिल करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद देखो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 2p में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 2p में हो गए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे भरे जाएंगे, इन दोनों में से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा जाएगा। तो यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल होते थे उनको भी फॉलो करते रहना है। हुंस रूल, अफबाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन, जो भी हमने पढ़े थे सभी को अप्लाई करना है। टोटल हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था बॉन्ड ऑर्डर का, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, दैट इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, बॉन्डिंग कौन से थे लोअर एनर्जी के, 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए कितने बॉन्डिंग वाले। एंटी बॉन्डिंग के देखो 2 4, और क्या यहां पे कोई एंटी बॉन्डिंग में है, नहीं है, 6 - 4 दैट इज इक्वल टू आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2, सो 1। मतलब बोरोन बोरोन के बीच में सिंगल ऑर्डर है। समझ में आया। चलो मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, O2 के लिए बात कर लेते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और O2 का तो मैग्नेटिक नेचर भी पूछा जाता है कि O2 का मैग्नेटिक नेचर, O2 के पास कैसे हैं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 16 हो जाएंगे ना इसकी Z की वैल्यू, Z इक्वल टू इसमें क्या है 16, और 16 कैसा इवन। और जनरली ये थ्योरीज जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड थ्योरीज थी वो कहती थी जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होना चाहिए, बट O2 तो हमारे पास कैसा है पैरामैग्नेटिक। और इसके साथ साथ जो ये B2 हमने सॉल्व किया था ये भी क्या था पैरामैग्नेटिक। मतलब इस लेक्चर में हम यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी कवर अप करेंगे। तो देखो B2 का मैग्नेटिक नेचर कैसे प्रूव हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, ये भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, ये भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, बट यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए अनपेयर्ड। और जहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड हो जाए तो वो क्या करेगा, वहां पे मैग्नेटिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा किस टाइप का पैरामैग्नेटिक। तो इट मींस वी कैन से दैट B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। B2 कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा। और इसका मैं डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है N × N+2। तो इस तरह से मैं इसका डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकता, मैग्नेटिक मोमेंट। N क्या होगा, N जो होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो यहां तक आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो O2 के लिए जल्दी से बताओ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लगेगी, ये वाली या ये वाली, ये वाली लगेगी, जिसमें O2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी 1s2 2s2, 2p में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन 4। तो देखो 1s2 2s2 तो सेम रहेगा, मैं 2p में इलेक्ट्रॉन्स भर के दिखाता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहां पे ये भी पेयर्ड रहेगा, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड। उसके बाद ये नहीं, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लगेगी, तो ये वाला पेयर्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड, बट ये कैसे आ गए अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड होने की वजह से O2 कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो क्लियर हुआ यहां तक। ये हमारे पास था कोर कॉन्सेप्ट, जहां पे हम मैग्नेटिक कैरेक्टर को समझ सकते थे, साथ ही साथ उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते थे। अब मैं यहां पे शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं कि उस चीज को समझना। शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे कहेंगे कि उसका जो बॉन्ड ऑर्डर या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर या बॉन्ड लेंथ कैसे हम वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, गॉट इट माय पॉइंट यहां तक। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं बात कर लेता हूं शॉर्ट ट्रिक की। आई थिंक यहां तक का कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि कोर कॉन्सेप्ट क्या था बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। ठीक है,
जो एमओ थ्योरी होगी इसके लिए एक्सप्लेनेटरी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक पॉइंट फीचर से लेके लास्ट तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की बात करेंगे। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूं जो मैं शॉर्ट ट्रिक में मान के चलता हूं कि आप लोगों को पहले पता होगी। ठीक है, फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो। कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं कहूंगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा एंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस केस में मैं कहूंगा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वहां पे स्टेबल होगा और एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, अगर आपके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 या नेगेटिव आती है तो वो मैं कहूंगा डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव इंटीजर आता है तो स्टेबल भी होगा और साथ ही साथ एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 या नेगेटिव आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात रह गई अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर क्या आ जाए फ्रैक्शनल में, बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, फ्रैक्शन और कैसा, पॉजिटिव, तो उस केस में मैं कहूंगा वो एग्जिस्ट करेगा बट कैसा होगा, अनस्टेबल। वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा बट कैसा होगा, अनस्टेबल। क्लियर है? तो फ्रैक्शन जो है वहां पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, फ्रैक्शनल पॉजिटिव कह दो या फिर ग्रेटर देन 1 ही कह देता हूं मैं यहां पे, तो वो एग्जिस्ट करेगा और कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। इट मीन्स उसके अंदर मैं ये भी कह सकता हूं वहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा। जनरली ऐसा केस कब होगा, जब वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो उस केस में ऐसा यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस वर्क करेगा। वहीं पे अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर एग्जैक्टली हाफ आता है, बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली हाफ आएगा तो वो भी कैसा होगा, एग्जिस्ट करेगा और कैसा होगा, अनस्टेबल। इस केस में एग्जिस्ट करेगा बट अनस्टेबल होने की जगह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल। तो एग्जिस्ट एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर हुआ? कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, मान लो क्वेश्चन है, इसको अभी हम सोल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग molecule डजंट एग्जिस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन ए है आपके पास He2, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है B2, ऑप्शन डी है O2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं यहां पे कन्वेंशनल अप्रोच से करता हूं, He2 मतलब हीलियम 2, तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, टोटल हो गए बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 0। ए के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, बी के लिए H2। देखो जब इसका एमओ डायग्राम बनाओगे इस तरह से बनेगा, H2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, टोटल हो गए 2 मतलब यहां पे, तो बॉन्डिंग में कितने आ गए, 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। सी में देखो B2 को अभी बनाया था हमने, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1। और D दैट इज O2 का भी अभी डायग्राम बनाया था, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 2। तो देखो इसके अंदर इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया और इंटीजर आया, तो इट मीन्स वो क्या होंगे, स्टेबल भी होंगे और एग्जिस्ट करेंगे। He2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 0, और बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या होगा, डजंट एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, He2। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने कहा डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक तो पता ही होगा, अभी जस्ट बताया था कि अगर डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक का मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों, पेयर्ड। वहीं पे अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, एटलीस्ट
एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और एक से ज़्यादा हो जाए तो भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ चुकी है। तो ये चीज़ें अभी हमें ध्यान में रखनी है। अब मैं बता देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा। देखो ये समझ में आ गया एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन किस टाइप से अप्रोच करेंगे हम। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए कुछ और बातें कि अगर सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। क्लियर। फिलहाल ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। अगर 2 मार्कर मैं लगा रहा हूं तो मैं इसको कहता हूं डबल बॉन्ड है, और 3 मार्कर लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो 3 है तो इन तीनों मार्कर को एक साथ ब्रेक करना, मतलब दोनों एटम को अलग अलग करना है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स जिसकी बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे ही मैंने एक बॉन्ड यहाँ से हटा दिया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो अब क्या होगा, एनर्जी हमें इसको कम देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई। सिंगल बॉन्ड में और भी कम एनर्जी होगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। मतलब एक पॉइंट हमारे पास ये भी आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर मैं कह सकता हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ के, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है। अब देखो मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ। मान लो एक सिंगल बॉन्ड है 2 एटम्स के बीच में, फिलहाल मैं इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, यानी उससे मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ पता लग जाएगी। मान लो ये बॉन्ड इतना ना होके अब इतना हो गया, तो इस केस में इसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक करके देखो, एक बड़ी लकड़ी लो एक छोटी लकड़ी, दोनों के केस में किसके में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, ऑब्वियस सी बात है छोटी लकड़ी में। मतलब मैं कह सकता हूं कि जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, यानी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक तो मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूं, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। और बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब मैं कह सकता हूं बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। ठीक है। यानी जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो छोटी होती जाएगी, इतनी हो गई, डबल बॉन्ड में इतनी हो गई, और सिंगल बॉन्ड में इतनी, मैं क्लियर कह रहा हूं। ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहां तक क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूं सिंपल से एक जो शॉर्ट ट्रिक मैं कह रहा था उसकी बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। ये जनरली मैं जिनका सम जो होगा 10 से 20 तक लाई करेगा उनके लिए बात कर रहा हूं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू जेड माइनस, ठीक है, जेड, या फिर मैं इसको 3 मान लेता हूं, 3 माइनस 0.5 n। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 माइनस 0.5 n। n यहाँ पे क्या रहेगा, n रहेगा डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर फ्रॉम 14 से उसका एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, मैग्नीट्यूड लेना है उसका ओनली। क्लियर है। तो देखो अब मैं अप्रोच करता हूं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। मान लो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है, CO, N2 पॉजिटिव, O2, और मैं कहता हूं B2 जो अभी हमने निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 1। चारों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। CO के लिए देखो, CO के केस में मैं कह सकता हूं देखो 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, टोटल सम हुआ 14। तो 14 से डिफरेंस कितना हुआ 0, तो 0.5 इंटू में 0, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू में 0, तो कितना हुआ 3। N2 पॉजिटिव देखो, नाइट्रोजन 7 into 7 14 और +1 तो 13, कितना डिफरेंस आया 1 का,
तो दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 0.5 इंटू में 1 दैट इज 2.5। O2 के लिए O2 का सम आएगा 16 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 डिफरेंस कितना है 16 और 14 में 2 का दैट इज 2। B2 के लिए क्या करोगे बॉन्ड ऑर्डर क्या है दैट इज 3 माइनस 0.5 B2 मतलब 10 14 से 10 का डिफरेंस कितना 4 दैट इज 1 तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 1। इस तरह से मैं सिंपली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकता हूं या फिर इसको अगर एक नंबर लाइन की तरह समझना चाहते हो तो वो फॉर्म भी लिख सकते हो। देखो नंबर लाइन की तरह अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो इस तरह से ये एक हमने नंबर लाइन कंसीडर कर ली। यहां पे मिड लाइन में मैं कहता हूं z इक्वल टू 14 और उस पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। z इक्वल टू 14 बॉन्ड ऑर्डर 3। जब इससे आगे की तरफ बढ़ते जाओगे 15.5 डिक्रीज करते जाओ 2.5 16 2.0 17 1.5 18 1.0 19 0.5 20 0। ठीक है भाई। अब इधर की देखो 14 था 13 हुआ तो अगेन 0.5 डिक्रीज 2.5 12 हुआ तो 2.0 11 हुआ तो 1.5 यहाँ पे 10 हुआ तो 1.0 9 हुआ तो 0.5 8 हुआ तो दैट इज 0। क्लियर। तो इस तरह से नंबर लाइन की फॉर्म में भी हम बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है z इक्वल टू 14 पे 3 जैसे ही आगे जाओगे डिक्रीज पीछे जाओगे तो भी डिक्रीज। अब देखो जो क्वेश्चन मैंने शुरू में लिए थे अब देखो क्या वो आप भी 1 सेकंड में क्लिक कर सकते हो या नहीं। वीडियो के लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन लिया था आई थिंक क्या था विच हैज़ द हाईएस्ट क्वेश्चन था विच हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ऑप्शन थे आई थिंक आई एम नॉट श्योर CO CN O2 N2 पॉजिटिव। ठीक है ये ऑप्शंस थे। CO का सम 14 मतलब 3 CN का सम 7 6 13 का मतलब 2.5 O2 16 मतलब 2.0 N2 पॉजिटिव मतलब 14 और 1 13 का मतलब 2.5। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हुआ CO का हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक विच हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसमें से मुझे बतानी थी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी। ऑप्शन ए है मान लो हमारे पास CN नेगेटिव ऑप्शन बी N2 पॉजिटिव ऑप्शन सी O2 नेगेटिव ऑप्शन डी O2। तो जल्दी से एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो सबका। CN नेगेटिव 7 6 13 1 14 का मतलब क्या हुआ 3 N2 पॉजिटिव 7 7 14 और 1 13 का मतलब 2.5 O2 नेगेटिव मतलब 16 1 17 का मतलब क्या हो जाएगा देखो 1.5 O2 16 मतलब 2.0। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका A का और बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो दैट्स वाई इट हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मीन्स जो मेरे कहने का मतलब था बात समझ में आ चुकी है। अब चलो प्रीवियस ईयर के मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है O2 F2 और N2 को अरेंज करना है हमें। इसको मैं मिटा दूं यहां से। ये नंबर लाइन मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए रखे देता हूँ कि इसको आप देखते रहना। अब क्वेश्चन है O2 F2 और N2 O2 F2
और N2 को अरेंज करो, अरेंज इन इंक्रीजिंग फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तीनों का हमें ऑर्डर बताना है। किसके लिए? O2, F2 और N2 के लिए। फर्स्ट में बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, O2 का सम 16, F2 का सम 9, 9, 18, N2 का सम 14। तो देखो 14 का मतलब क्या हुआ, दैट इज 3। F2 18 का मतलब 1, आई थिंक विजिबल होगा ये मार्कर। O2 16 का मतलब 2। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका? N2 का। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा हमारे पास N2 का, देन उसके बाद O2, देन उसके बाद F2। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी बॉन्ड ऑर्डर की, तो सेम ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ की बात करो, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। मतलब F2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, देन O2 की, देन N2 की। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब देखो कोर कॉन्सेप्ट की बात मैं क्यों कर रहा था उसको भी समझते हैं एक बार। कोर कॉन्सेप्ट हमें जानना क्यों ज़रूरी था? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। कौन सा क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ एक बार। क्वेश्चन है कि N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव और N2 नेगेटिव। हमारे पास है N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव। ठीक है भाई, इसमें तुम्हें अरेंज करना है, अरेंज इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताना है तुम्हें। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर एक बार निकालते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। N2 मतलब 14 का मतलब 3, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। ये मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ। N2 पॉजिटिव 14 और 1 13 का मतलब 2.5। N2 नेगेटिव अगेन 2.5 और N2 नेगेटिव मतलब 16 का मतलब 2.0। हमें इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और हमें इंक्रीजिंग चाहिए, तो सबसे कम N2 नेगेटिव की। N2 नेगेटिव सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है N2 की। ठीक है, अब हमें इन दोनों में अरेंज करना है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आ गया सेम, तो अब क्या करें? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अब हमें कैसे पता लगेगी किसकी ज़्यादा है? तो इस केस में अब हमें कोर कॉन्सेप्ट में समझना होगा किसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। जिसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा? हमें डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। या फिर उल्टा मैं कहूँ कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबलाइज करने की वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। तो N2 पॉजिटिव का जब डायग्राम बनाओगे, देखो N2 पॉजिटिव मतलब 13, Z की वैल्यू 13, N2 नेगेटिव मतलब Z की वैल्यू 15। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अगर ये 15 हुआ तो इसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लगाओगे? Z की वैल्यू, दो कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाई थी, Z की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 14 और Z की वैल्यू ग्रेटर देन 14। तो इसके लिए इन दोनों में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लगाओगे? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई ये Z की वैल्यू ग्रेटर देन 14 है तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लगा देते हैं, बट ये ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हमारे पास मेन एलिमेंट क्या था जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दैट इज़ N2, और N2 की सम कितना होगा? 14। तो मतलब ये जो हमारे पास स्पीसीज ड्राइव हुआ वो लेस देन 14 वाले मॉलिक्यूल से ड्राइव हुआ है, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन यही लगेगी और इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन यही लगेगी, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगेगी। क्लियर हुआ? जब भी जो उसका पेरेंट मॉलिक्यूल है उसका सम
लेस देन 14 या इक्वल टू 14 हुआ तो वही कॉन्फ़िगरेशन लगाओगे, ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाओगे। पेरेंट मॉलिक्यूल देख लो इसका टोटल सम कितना है। बात समझ में आ गई मेरे? ठीक है। उसके बाद देखो N2 पॉजिटिव 13, N2 नेगेटिव 15। इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो किस ऑर्डर में भरे जाएंगे? 1s 2s तो सेम रहेगा। p ऑर्बिटल की बात कर लो, p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से भरे जाते थे, ठीक है। ये N2 नेगेटिव के लिए भरता हूं मैं यहां पे, देखो N2 पॉजिटिव के लिए भरना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 13 भरने हैं हमें। 13 भरोगे तो कैसे भरे जाएंगे? देखो 2 2, हाँ मतलब यहाँ पे, सॉरी मैं इस मार्कर से लिखता हूँ, 1s के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s के बॉन्डिंग, 2s का एंटी बॉन्डिंग। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होके? 2 4 6 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हमें? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। अब इसमें देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 8 आ चुके हैं ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें देखोगे बॉन्डिंग में कितने हैं तुम्हारे पास? यहां पर टोटल तो 2 4 2 4 6 8 9। यहां पे बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10 11, तो 11 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ यहाँ से N2 पॉजिटिव जो होगा, जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो N2 पॉजिटिव जो होगा वो हमारे पास क्या रहेगा? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू N2 नेगेटिव, क्योंकि N2 पॉजिटिव में हमारे पास जो होंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? N2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास 8 हो गए थे, 10 12 13, यहाँ पे ये 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस हिसाब से ऑर्डर हमारे पास क्या बन जाएगा? N2, ठीक है। उसके बाद सबसे क्या रहेगा? N2 पॉजिटिव, देन हमारे पास क्या रहेगा? N2 नेगेटिव, और लास्ट में N2 नेगेटिव। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, तो मैं आपको अब फिलहाल आई थिंक वीडियो समअप हो चुकी होगी। ईजिली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि किसका बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से बॉन्ड लेंथ होगी, किस हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ को अरेंज किया जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आपको इस वीडियो पे एंड कर रहा हूँ। लाइक क्वेश्चन हमारे पास, विच पेयर हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर? क्वेश्चन 1 है, विच पेयर हैव